हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिम्बा क्लासेस। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन के समय का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो हिस्ट्री के बैचलर्स में भी पूछा जाता है और मास्टर्स में भी पूछा जाता है। वो है गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम उतना ही जानेंगे जितना आपके लिए एग्जाम के लिए मतलब होगा कि उतना काफी है, और उससे ज्यादा ही जानेंगे एक्चुअली, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उसको टैकल कर सको, उसको अच्छे से क्या कर सको कि लिख सको, और अच्छे से आप लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो जब हम इतिहास की बात करते हैं, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो आपको हम फैक्ट्स तो इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन फैक्ट्स ही हिस्ट्री नहीं होती। ठीक है, जब आप कोई हिस्ट्री की डेफिनेशन पूछ ले, अब आप सोच रहे हो मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, हम लिंक करके चलते हैं। आपको पता है जो हमारा बेसिक है कि कनेक्टिंग दी डॉट्स, उसके ऊपर हम बात करते हैं हमेशा। तो हिस्ट्री की जो बात करते हैं तो अपने कहते हैं ना, जैसे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कोई रिवर है, ठीक है, कोई नदी है, कुछ बह रही है, उसकी काफी सारी ट्रिब्यूटरीज होती है। ठीक है, लेकिन जब वो ट्रिब्यूटरी उस नदी के अंदर चली जाए और वो जो मेन स्ट्रीम में मिल जाए, और वो मेन स्ट्रीम जो जा रही है, उसके बाद आप ये नहीं बता सकते कि ये मेन स्ट्रीम का पानी है या फिर ये ट्रिब्यूटरी का पानी है। तो वैसे ही इतिहास है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है। ठीक है, उसके बहुत सारे टाइम पीरियड है। ये एक चेन के रूप में हम उसे बस पढ़ने के लिए उसे बांट देते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड को, कि ये भाई साहब सिंधु घाटी सभ्यता का काल, ये क्या नाम, हम सिंधु घाटी सभ्यता हो गया, और हम ये पाषाण काल वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, गुप्ता पीरियड पढ़ रहे हैं, मौर्य पीरियड पढ़ रहे हैं। तो ये अपने फैसिलिटीज के लिए, अपने अपने अध्ययन की सुविधा के लिए हमने उसे मतलब क्या रखा है, डिवाइड कर रखा है, क्लासिफिकेशन कर रखा है उसका। तो गुप्ता पीरियड की बात करेंगे, तो गुप्ता पीरियड से पहले हमें जैसे फिर से थोड़ा सा हम बेसिक याद कर लेते हैं, और वो ताकि आपका पुराना भी रिवाइज हो जाए और ये भी कनेक्ट कर सको आप उसको अच्छे से। ठीक है, तो जैसे पहले मानव की उत्पत्ति हुई, मानव की उत्पत्ति का विकास, मानव की उत्पत्ति हुई और वो कैसे उसने विकास किया। पाषाण काल आया, पाषाण काल में हम पढ़ते हैं निम्न मध्य उच्च पूरा पढ़ते हैं पूरा पाषाण में, फिर मध्य पाषाण काल पढ़ते हैं, फिर नव पाषाण काल पढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे मानव ने क्या किया कि अपने बौद्धिक क्षमता का विकास किया, उसने आग जलाना सीखा, फिर धीरे धीरे वो स्थायी जीवन जीने लगा। खाना बदोश, उसके अंदर हम फिर से वो पढ़ते हैं, खाना बदोश समुदाय भी पढ़ते हैं। फिर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, जिसे कहता है कि फर्स्ट सिविलाइजेशन थी, एक तरीके से नगरीय सभ्यता थी पहली। ठीक है, फिर आगे वो ऋग्वैदिक पीरियड आता है। ठीक है, फिर वैदिक पीरियड में हम पढ़ते हैं, फिर अर्ली वैदिक पीरियड और वैदिक पीरियड आता है, फिर मौर्य आता है, और ऐसे चलता रहता है। और एक टाइम आता है जब आता है गुप्त, और गुप्त का जो काल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्या पूछते हैं, जो मेजर जो क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपका गुप्त पे बस ऐसे लिख देगा गुप्त साम्राज्य, उसके बारे में आप बताओ जो आपको पता है, या गुप्त साम्राज्य की विशेषता पूछ लेगा, या उसके सोशियो इकोनॉमिक जो भी अलग अलग डिफरेंट जो उसके एस्पेक्ट्स होंगे वो हम कवर करेंगे इस लेसन में। ठीक है, तो अब आपको हम बताते हैं गुप्ता के बारे में, गुप्ता पीरियड के बारे में। जो ये गुप्त साम्राज्य का टाइम पीरियड वैसे जो माना जाता है, जैसे कोई पर्टिकुलर फिक्स टाइम पीरियड ऐसे डिस्क्राइब नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग इतिहासकार का अलग अलग इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, अलग अलग इसका मत है। तो उसमें जो नॉर्मली हम जो अडॉप्ट कर लेते हैं वो कहते हैं कि लमसम 350 के आसपास से ले लो, और ये 600 तक जाएगा। ठीक है, ये दो शताब्दी से ज्यादा के आसपास मान लो, और कहीं कहीं तो कहते हैं कि सिर्फ एक शताब्दी से ज्यादा इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड बोला जाता है। और वो एडी वाला हो गया ना, वो बीसी एडी में डिफरेंट, मतलब कंफ्यूज होना। तो उसके बाद जब हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना, इस साम्राज्य की स्थापना ये हुई थी, श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त जो शासक था, ये बेसिक बातें हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट भी है, बस वो आपको बेसिक नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे हुए थे। श्रीगुप्त हुआ था, फिर उसका मतलब आगे आता है घटोत्कच का जिसका बेटा था आई थिंक, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर स्कंदगुप्त वगैरह आते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं। ये पूरी एक चेन के रूप में जैसे चलती है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं ना हिस्ट्री की, जब हम बात करते हैं शासक की, तो सभी शासक इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। जब हम बात, अब चलो एक बात बताते हैं आपको, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब हम बात करते हैं कि यार कितने आज तक कितने महान शासक हुए, तो अपने को क्या एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो अपने को अशोका याद आता है। ठीक है, समुद्रगुप्त याद आ जाता है। तीसरा ज्यादा से ज्यादा हर्षवर्धन कह दोगे। ठीक है, इससे ज्यादा कोई अपने इंपॉर्टेंट किसी को देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, बस। ठीक है,
फिर मेडावल में बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में अपने अलाउद्दीन खिलजी का नाम बहुत ज्यादा सुनते हैं, जो अपने माइंड में स्टक करते हैं। अकबर का नाम सुनते हैं मुगल पीरियड में, ठीक है। तो 5-6 जो है उसी के इर्द गिर्द घुमा हुआ है ना, एक तरीके से देख लो तो उसके तो ऐसे बहुत सारी चल रही पीढ़ियां, लेकिन वो जो उसको सस्टेन नहीं कर पाती, जो उनके पूर्वजों ने जो उन्होंने नाम कमाया ना, वो उतने पावरफुल नहीं होते। हर कोई शासक कोई भी बन सकता है, लेकिन हर कोई लीडर नहीं बन सकता। और लीडर में जो क्वालिटीज होती है, वो क्वालिटी ही उसको उसके जो क्या कह दो कि साम्राज्य का विस्तार करने में, वही साम्राज्य का विस्तार करती है, ठीक है। और उसी से वो उसके ऊपर कंट्रोल करके रख सकता है, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन हिस्ट्री को सिर्फ फैक्ट्स के नजरिए से मत देखो, उसे साइंटिफिक तरीके से आप पढ़ने की ट्राई करो। जब मैं बात कर रहा हूं कि जब शासक के अंदर लीडर की क्वालिटी होगी, ठीक है, ये आप अपने आंसर में कैसे यूज करोगे ये आपको देखना है, ठीक है, ताकि आप उसको लगे कि भाई कोई अच्छा इंटेलेक्चुअल पर्सन आंसर लिख रहा है ना। तो फिर एक लीडर के अंदर क्वालिटी होती है कि अपने जो साम्राज्य को कंट्रोल कैसे कर रहा है, उसके सोशो इकोनॉमिक जो एक्सपेक्ट्स है उसको कैसे वो देख रहा है, अपने राजनीतिक जीवन में तो काम कर रहा है, लेकिन उसका समाज खुश है या नहीं है, उसकी प्रजा से खुश है या नहीं है, वो उसके लिए प्रजा के लिए क्या काम कर रहा है। तो वही बात है, ठीक है। तो श्रीगुप्त वगैरह हम पढ़ते हैं, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आता है उसका, जो फिर घटोत्कच उसका मतलब आता है, लेकिन घटोत्कच का इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है। जो श्रीगुप्त की जो गुप्तों की जो राजधानी थी ना, वो पाटलिपुत्र थी, ठीक है। और बाद में जो चंद्रगुप्त सेकंड आता है, वो उसको राजधानी आई थिंक फर्स्ट और सेकंड, आई थिंक फर्स्ट चेंज करता है, नहीं सेकंड चेंज करता है इसको, पाटलिपुत्र तो रखता ही है, एक और वो राजधानी बना लेता है, 2 राजधानी रखता है वो दूसरी राजधानी का नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, चलो मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन और आपको बताता हूँ, स्कंदगुप्त है वो बहुत पावरफुल था, और समुद्रगुप्त भी बहुत पावरफुल था। समुद्रगुप्त को कहते हैं कि भारत का वो नेपोलियन था। ये आपको शासक के बारे में ज्यादा नहीं पता होना चाहिए, उसके जो काम हुआ ना उस टाइम पीरियड में, जो क्या उनकी विशेषताएं क्यों है, इसे मतलब ये गुप्ता का जो पीरियड है, गुप्त का पीरियड है, उसे आप क्यों कहते हो कि वो स्वर्ण युग है। सिर्फ सोने के सिक्के चलाने से कोई स्वर्ण युग नहीं बन जाता। हाँ, इस टाइम पे बहुत ज्यादा सोने के सिक्के चले थे, बहुत ज्यादा सिल्वर के कॉइन्स चले थे, दिनार्स भी जो जिस कॉइन्स को कहते हैं वो चले थे, ठीक है, वो चल रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन इस टाइम में सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर कला का, साहित्य का बहुत ज्यादा डेवलप हुआ था। इस टाइम पीरियड में हम कालिदास की बात करते हैं, इस टाइम पीरियड में हम वराहमिहिर की बात करते हैं, इस टाइम में हम आर्यभट्ट जी की बात करते हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर हो गया, ठीक है। और इस टाइम में जब हम आर्किटेक्ट की बात करते हैं तो अजंता की गुफाएं के बारे में पढ़ते हैं, एलोरा के बारे में पढ़ते हैं, उदयगिरी की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, बहुत सारी गुफाएं हैं, ठीक है। अजंता एलोरा, फिर उसमें डिफरेंस अपने को पता होना चाहिए कि अजंता में क्या था, एलोरा में क्या था, तो उसके अंदर उनकी क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, तो वो आपको पता होगा, तो आप वो मतलब दिखेगा आंसर में, ठीक है, अच्छा लगेगा। जब मैं बात करूं ना ये स्कंदगुप्त के टाइम पे या समुद्रगुप्त वगैरह के जब टाइम की बात कर रहा हूं, तो ये समुद्रगुप्त तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली राजा था, भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता था, ठीक है। साउथ पे अटैक किया, क्या किया कि दक्षिण भारत पर, मतलब इसने एक्सपेंशन अच्छा खासा कर रखा था, लेकिन उधर के उसने जीत लिया। लेकिन क्या कि भाई साहब ऐसे करो, आप राज्य अपना ना आप अपने पास रखो, हमको आपके राज्य की कोई जरूरत नहीं है, आप हमको टाइम टू टाइम देते रहो टैक्स, ठीक है। मेरे को देखो यार बहुत समझदार था, क्योंकि अगर वो उस पर कंट्रोल करने की साजिश, मतलब वो ट्राई करता, साजिश क्या करता, ट्राई करता, तो उसके बाद क्या होता कि उसको भी उतना कंट्रोल नहीं कर पाता, जो जहां पर वो फोकस नॉर्थ में था, ठीक है, वो उसको भी उसे हाथ धोना पड़ सकता था। लेकिन उसने कहा कि कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल तो एक जगह ही आप कर सकते हो ना बैठ के, इनडायरेक्ट कंट्रोल करोगे तो वही बात है, आप सामंत रख लो, ठीक है, ये या फिर आप कह दो कि किसी गवर्नर को अपॉइंट कर दो, जो बाद में जाके गुप्तों के साम्राज्य का पतन का कारण भी बना था। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे बना था, ठीक है। तो ये हम पढ़ रहे हैं, हम देखो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं आपको, धीरे धीरे आप उस पॉइंट्स को कलेक्ट करो, ठीक है, ताकि आपको वो चीज समझ में आ सके, ठीक है। तो साउथ पे अटैक किया, साउथ पे अटैक करके उसके जो जीता हुआ प्रदेश था उनके राजाओं को वापस दे दिया। उन्होंने कहा कि आप टाइम टू टाइम हमें देते रहो टैक्स, ठीक है, ये बात हमें पता लगी। और हम बात करते हैं कि अलग अलग राजाओं ने अलग अलग उपाधियां ली थी, और महाराजाधिराज की उपाधि भी ली थी, जिसका मतलब होता है किंग्स ऑफ किंग, मतलब राजा का भी राजा, मतलब राजाओं का बाप मान लो एक तरीके से साधारण भाषा में, कि किंग्स ऑफ किंग्स, ठीक है। उसके बाद कुछ राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी,
ठीक है, ये अपनी उपाधियां पता क्यों लेते थे कि ये जो उपाधि लेते हैं उसके एक अलग इंपैक्ट पड़ता था। भाई साहब उस बंदे की इतनी उपाधियां हैं या उस बंदे की ये उपाधि है तो वो कितना ज्यादा पावरफुल होगा। तो ये सिर्फ एक तरीके से शो ऑफ मान लो और उसके अपनी पावर को दिखाने के लिए ये करते थे। इतनी बात पता लगी। तो अब कुछ हम फैक्ट्स या फिर कुछ हम डायमेंशन टच करने की ट्राई करते हैं, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन का टाइप क्या था। देखो डिसिप्लिन पूरा था, डिसिप्लिन था, ट्रांसपेरेंसी थी एडमिनिस्ट्रेशन में। ट्रांसपेरेंसी मतलब कि जॉब देयता थी, अकाउंटेबिलिटी कहते हैं इसे, और ट्रांसपेरेंसी को हिंदी में कुछ कहते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी थी और पारदर्शिता, हाँ पारदर्शिता थी और अनुशासन पूरा था अपने साम्राज्य में या फिर आप कह दो कि प्रशासन के अंदर। ठीक है, एक पॉइंट हुआ। दूसरी बात, क्रिमिनल लॉ थे वो उसे ना थोड़ा सा नरम कर दिया गया था, कैपिटल पनिशमेंट वगैरह का था, लेकिन इन सबको माइल्ड कर दिया गया था। तो ये मैंने आपके लिए पॉइंट पॉइंट लिखे ताकि मैं बता सकूं, कोई पॉइंट छूटे ना। और आपको बताता हूँ कि साउथ इंडिया ये जीता, आपको मैंने बता दिया। सोशो इकोनॉमिक की बात करते हैं ना, तो ये जब ये खाना किस टाइप का खाते थे, ये वेजिटेरियनिज्म थे एक तरीके से। अब वेजिटेरियनिज्म तो ठीक है वेजिटेरियनिज्म ठीक है, लेकिन आपको इसका एक इम्पैक्ट बताता हूँ। एक थोड़ा सा 2-3 पॉइंट और सुन लो कि जो अल्कोहल का कंजम्पशन ये नहीं करते थे, उसको मदिरा का सेवन को ये नहीं करते थे, प्रतिबंधित कह दो एक तरीके से वो करते थे। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स चलाए थे। एक्सपोर्ट किस चीज का एक्सपोर्ट करते थे, किस चीजों का निर्यात करते थे उसके बारे में बताता हूँ। सिल्क का, कॉटन का, ठीक है, मसालों का, मेडिसिन का, मोतियों का, और ये अपने मेटल का, स्टील का, ठीक है, जेमस्टोन का, इनका ये करते थे। जब मैं शाकाहारी की बात कर रहा हूँ ना, ये वैसे करंट से या फिर आप इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की ट्राई करो। देखो वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, अब इकोलॉजिकल क्या है, ये अच्छा है ना, बेनिफिशियरी है किसके लिए कि जब हम जैव विविधता के अनुसार जब हम वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करते हैं तो हम पर्यावरण को क्या कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं एक तरीके से। नहीं तो वो जो फूड चेन है ना, जो फूड चेन होती है जो कि बेसिकली एक के ऊपर एक निर्भर होती है, वो अव्यवस्थित हो जाती है। नॉन वेजिटेरियनिज्म जो नॉन वेज ज्यादा खाते हैं तो उस हिसाब से, तो वेजिटेरियनिज्म हमेशा क्या करता है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, एनवायरमेंट सेंट्रिक होता है, और ये क्या करता है, जैव विविधता को प्रमोट कर रहा है, या कह दो कि सतत विकास की बात कर रहा है, या पर्यावरण केंद्रित विकास की बात कर रहा है, या पर्यावरण अनुकूल की बात कर रहा है। ठीक है, ये मतलब पर्यावरण को फायदेमंद के लिए, पर्यावरण से रिलेटेड, बेनिफिट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये तो मैं आपको वैसे एनवायरमेंट से रिलेटेड बता रहा था। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी आपकी मर्जी। जो रिलीजन किस टाइप का था, देखो रिलीजन था हिंदू धर्म प्रभावित था। ठीक है, हिंदू धर्म था ये जो गुप्ता का मेले माना जाता है, लेकिन ऐसा हिंदू धर्म था, ऐसा हिंदुइज्म था कि आप है ना, जो पर्टिकुलर जो बौद्ध धर्म के लोग थे, जैन धर्म के लोग थे, उनको नहीं कहते थे कि भाई साहब आप ऐसे करो, आपको हिंदू धर्म मानना पड़ेगा, या उसके ऊपर हिंदू धर्म थोप नहीं रहे थे। मतलब सभी जो धर्मों के लोग अपने धर्मों का अनुपालन अपने हिसाब से कर सकते थे। क्लियर है इस बात को, अपने धर्म का अनुपालन खुद के हिसाब से कर सकते थे, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म अपने हिसाब से रहते थे। लेकिन हिंदू धर्म मुख्य धर्म था उस टाइम पे, क्योंकि ज्यादा लोग या फिर जो कहते गुप्तों का जो टाइम पीरियड था वो हिंदू धर्म को, वो हिंदू को मानते थे, हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन उन्होंने किसी के ऊपर अपना धर्म थोपा नहीं। ये बात इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, लिटरेचर से रिलेटेड आपको बताता हूँ कि रामायण का, महाभारत का, ये ना वापिस से लिखे गए थे इस टाइम पीरियड में। ठीक है, कालिदास की कुछ मैं रचनाई का नाम बताती हूँ ताकि आप कहीं लिखे ना तो उसके आपको कुछ पता होना चाहिए कि उससे रिलेटेड आप आंसर में लिखोगे तो फिर उसे हाईलाइट कर देना ब्लैक पेन से या फिर किसी से भी ब्लू पेन से, ताकि वो चीज को वो आंसर जो आपको चेक कर रहे हो उसे पता हो कि आपको ना इसके लिटरेचर के बारे में भी नॉलेज है। ठीक है, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मालविका अग्निमित्र। देखो अभिज्ञान शाकुंतलम में तो शकुंतला और की जो लव स्टोरी की से रिलेटेड है, मालविका अग्निमित्र में मालविका और अग्निमित्र से रिलेटेड जो स्टोरीज हैं ये कालिदास साहब ने लिखी थी, कालिदास जी ने लिखी थी। ये लिटरेचर से रिलेटेड जो हमने बात की है। ठीक है, और विशाखादत्त ने लिखी थी मुद्रा राक्षस, हरिसेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति, और आर्यभट्ट ने लिखे थे सूर्य सिद्धांत। ठीक है, सूर्य सिद्धांत ये लिखी गई थी। ठीक है, देखो हल्के हल्के से छोटे छोटे से नोट्स मैंने बनाए हैं इस बुक के पीछे। फिर आर्ट और आर्किटेक्चर और कल्चर से रिलेटेड हम बात करते हैं, पेंटिंग से बात करेंगे। ठीक है, इस यहाँ पे कौन से टेम्पल्स का निर्माण हुआ उसके बारे में बात करेंगे, स्कल्पचर्स की बात करेंगे। देखो अजंता और एलोरा की गुफा का विकास गुप्तों के टाइम पे बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है, जब मैं अजंता की बात कर रहा हूँ, एलोरा की बात कर रहा हूँ, अजंता में कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है।
और ये पर्टिकुलरली इसमें ना ये आई थिंक 29 केव्स आते हैं, और 29 में से 25 है वो 29 है बौद्ध धर्म को समर्पित है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। 25 है रेजिडेंशियल जो है विहार है जहाँ पे बौद्ध भिक्षु है जहाँ पे वो रहते थे। 4 है वो उसके चैत्य है, ठीक है, चैत्य होते हैं चैत्य को हिंदी कुछ कहते थे ये उस छोड़ा मैं बताता हूँ आपको। 4 तो उसके चैत्य हो गए, 25 उसके हो गए अपने रेजिडेंशियल एरिया में। आपको उसका इंग्लिश में कुछ शायद मैंने लिखा हो, चैत्य को इंग्लिश में कुछ कहते हैं, आपको मैं अभी बताता हूँ। हाँ, प्रेयर हॉल, चैत्य कहते हैं प्रेयर हॉल, वो थे, ठीक है। एलोरा है उसमें आई थिंक 32 है, 34 है उसमें 17 तो ब्राह्मण से रिलेटेड है, ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड है गुफाएं हैं, 12 है बौद्ध धर्म से रिलेटेड और 5 है जैन धर्म से रिलेटेड, ठीक है। चैत्य को ना एक्चुअली प्रेयर हॉल कहते हैं, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि चैत्य प्रेयर हॉल है या फिर एक और वर्ड आता है ना, मॉन्क्स होते हैं मॉन्क्स प्रेयर हॉल, या फिर आप उसे कह दो कि रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है। ये कुछ हिंदी वाले वर्ड्स थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं कई जगह, ठीक है। तो अजंता हो गया महाराष्ट्र, एलोरा महाराष्ट्र। अजंता में मतलब पूरी तरीके से बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जबकि हम जब बात करें एलोरा की उसमें ब्राह्मण धर्म की बात करते हैं, बौद्ध धर्म की बात करते हैं और जैन धर्म की बात करते हैं, ठीक है। वहां के अंदर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पेंटिंग्स भी हैं, ये सब इसके आर्किटेक्चर से रिलेटेड हम बात करते हैं। और हाँ, ये दोनों जो साइट्स है ना वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है उसके अंदर भी ये है, ठीक है। फिर उदयगिरी की गुफाएं भी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये भी उसका देखा है कि उदयगिरी की गुफा का भी निर्माण हुआ इस टाइम पीरियड में। बाघ की गुफाएं भी है, और यहाँ पे इस टाइम पीरियड में यार एक दास प्रथा का भी कहीं बात करते हैं कि हाँ दास प्रथा भी थी, ठीक है। तो दशावतार टेम्पल हो गया, ठीक है। और वोकल म्यूजिक डांस को ये प्रैक्टिस करते थे। वीणा फ्लूट मतलब बांसुरी वगैरह, वीणा का 7 तरीके के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं। एक धामेक स्तूप मिलता है उड़ीसा में एक रत्नागिरी का समथिंग कुछ आई थिंक मंदिर वगैरह होगा शायद, या स्तूप ही होगा आई थिंक। मीरापुर खास सिंध में मिलता है। देखो मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले जब रिलीजन बता रहा था, रिलीजन के बारे में पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको बोला कि इनका मेन जो धर्म था ना वो था हिंदू धर्म, ठीक है। हिंदू धर्म तो था, लेकिन इन्होंने किसी को जो बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड थे उनके ऊपर कभी अपने धर्म को थोपा नहीं, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। तो यहाँ पे जो मंदिर थे ना, आपको मतलब विष्णु धर्म से रिलेटेड बहुत ज्यादा मंदिर मिले हैं, विष्णु धर्म से रिलेटेड बहुत ज्यादा मंदिर मिले हैं। और जो मंदिर बनाते किस टाइप से थे मैं आपको बताता हूँ। एक है ना वो ऐसे देखते हैं ना, चबूतरा टाइप का होता है, वो बनाते थे पहले, उसके ऊपर मंदिर का निर्माण किया जाता था। नॉर्मली मंदिर है ना वहां पर तो एक ही तरीके से सीढ़ियां होती हैं, लेकिन कुछ कुछ टेम्पल्स में ना चारों तरफ से सीढ़ियां हैं ताकि उस मंदिर के ऊपर जा सके। विष्णु भगवान को समर्पित बहुत ज्यादा मात्रा में मैक्सिमम है ना जो मंदिर है वो विष्णु जो लॉर्ड विष्णु है उससे संबंधित है, उससे जुड़े हुए मंदिर है। विष्णु भगवान उस टाइम मान लो आप मेन लॉर्ड है एक तरीके से, जो विष्णु भगवान की बहुत ज्यादा पूजा की जाती थी उस वक्त, ठीक है। और मैं आपको कुछ बातें आपको बताता हूँ, मंदिर से रिलेटेड हो गया, अपने उदयगिरी गुफाएं होगी, धर्म से पढ़ लिया हमने, ठीक है। जो मेन आपको है ना जो लिखना है वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे तो बहुत कुछ है, बाघ की गुफाएं हैं, ठीक है। अजंता के जो चित्र है ना आपको बताता हूँ, वो है धर्म से रिलेटेड। मैंने आपको बताया अजंता जिसमें 29 थी, 25 जो 29 केव्स थी, 25 थी जो रेजिडेंशियल केव्स थी, और 4 थी जो कि उसका प्रेयर हॉल थे, ठीक है, वो धर्म से रिलेटेड थी। और एक बाघ की गुफाएं है ना वो मनुष्य के लौकिक जीवन से संबंधित है। लौकिक जीवन समझ रहे होगे आपका, अब जो इस टाइम जो रियलिस्टिक जीवन मतलब रियलिस्टिक जो चीजें है ना उसके ऊपर था, उससे रिलेटेड उसके ऊपर पेंटिंग्स थी, ठीक है। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। और कुछ हमने को जो पेंटिंग्स मिलती है उसको बताता हूँ। बोधिसत्व द्वारा संन्यास की घोषणा, बुद्ध का स्वागत करने के लिए इंद्र की उड़ान, ये कुछ पेंटिंग्स हमें मिलती हैं, ठीक है। तो ये हमें पता लगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आर्यभट्ट का बता दिया, वराह मिहिर एस्ट्रोलॉजर वगैरह, भास्कर प्रथम, ठीक है, ब्रह्मगुप्त, ये कुछ थे, ठीक है। यहाँ इस टाइम पे में स्त्रियां थी ना, जो लेडीज थी ना वो एसेट बन गई थी, एक तरीके से संपत्ति का हिस्सा बन गई थी।
ठीक है, और पुरुषों के अधीन हो गई थी। जाति भेद और वन व्यवस्था में जटिलता आई थी। और इस टाइम पे कुछ कुछ लोग, जो हाई क्लास वाले लोग हैं ना, वो अपने जीवन से उतना खुश नहीं थे, क्योंकि ना ऐसे ऐसे हमें प्रमाण मिले हैं कि ना वो पेड़ के पास जाके कूद के आत्महत्या कर लेते थे। मतलब कि गंगा जमुना के संगम पे जाते थे, वहां पे कोई वट वृक्ष था, वट वृक्ष बोलते हैं, वहां से कूद कर आत्महत्या कर लेते थे। मतलब वैसे तो हाई क्लास में भी ना पैसा हो गया बिना इंसान कुछ नहीं था, कहने का मतलब पैसा ही सब कुछ नहीं होता। कला साहित्य उच्च वर्गों के जीवन खुशहाल थे वगैरह वगैरह, फालतू की बातें भी हैं बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे हम। हाँ, मंदिर में ना मूर्तियों में एक प्रभा मंडल दिखाते थे। मतलब प्रभा मंडल होता है ना, मैं देखते थे, आपने कभी सीरियल देखा हो तो वो भगवान आते हैं, वो ऐसे हाथ कर देते हैं, पीछे वो गोल गोल घूमता रहता है, जिसमें से पूरा लाइट आती है, बहुत शानदार सी पूरा आता है ना, वो उसे कहते हैं प्रभा मंडल। जो सिर के पीछे वो सूर्य टाइप का है, फिर कुछ भी लाइटिंग से आती है जो गोल से घूमता होता है, उसको प्रभा मंडल कहते हैं। ठीक है, वैष्णव धर्म में वही ऑब्वियसली वैष्णव मूर्तियां मथुरा शैली वाले पे डिपेंड था। एक्चुअली जो गुप्त कला की जो शिल्प कला था ना, वो मथुरा शैली द्वारा स्थापित प्रतिमानों पर आधारित था। ठीक है, और जो मैंने आपको कहा कि नॉर्मली एक मंडप होते थे, लेकिन 4 मंडप मिलते हैं कहीं कहीं गर्भगृह के चारों ओर। तो गुप्ता पीरियड था, उसकी मेन बात ये थी। लेकिन डिक्लाइन, कोई भी धर्म है ना सस्टेन, या फिर कोई भी साम्राज्य सस्टेन करता है, लीडर उसका अच्छा होना चाहिए। वो अगर पावर का एक्सपेंशन कर रहा है टाइम टू टाइम, और उसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होना चाहिए, या फिर इनडायरेक्ट कंट्रोल हो रहा है तो उसके ऊपर अच्छे से क्या करना चाहिए, विश्वास योग्य जो व्यक्ति है वो इनडायरेक्ट कंट्रोल करे। ठीक है, और उसका जो रिसोर्सेज हैं उसको कम नहीं होने देना चाहिए ना, टाइम टू टाइम उसके रिसोर्सेज को बढ़ाते रहना चाहिए। या फिर कहते हो कि युद्ध करके, तो वैसे पुराने टाइम पे तो ऐसे करते थे ना कि एक राज्य दूसरे राज्य पे आक्रमण कर देते थे, उसके वहां के जो एसेट थे वो ले लेते थे। ठीक है, और आंतरिक कलह नहीं उत्पन्न होनी चाहिए थी, आंतरिक कलह, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस कहते हैं जिसे, और प्रजा खुश रहनी चाहिए थी। ठीक है, और टैक्सेस वगैरह का रीजनेबल होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अब जब कोई भी साम्राज्य अगर उसका पतन होता है तो उसके पीछे एक कारण नहीं होगा, बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, तो एक तो था जो हूनों का आक्रमण था। देखो, वार है ना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता, आक्रमण युद्ध वगैरह कभी भी हम अच्छे नहीं मानते। उससे क्या होता है कि एक संपत्ति का नुकसान होता है, रिसोर्सेज का नुकसान होता है, शक्ति का नुकसान होता है, पावर का नुकसान होता है जिसे हम कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि इंसान युद्ध लड़ता है कई टाइम तक, अगर कोई 2 राज्य युद्ध लड़ रहे हैं कई दिनों तक चला, तो उनके रिसोर्सेज होने लगे कम, और जो जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज हो, जिसके पास ज्यादा पावर होगी, ऑब्वियसली वो जीत जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा राज्य हार जाता है, वो जो हारा हुआ राज्य अधीन आ जाता है किसके, जो जीते हुए राज्य के। लेकिन बाद जो जीता हुआ राज्य है उसके भी तो बहुत सारे रिसोर्सेज मतलब कम हुए ना, बहुत ज्यादा उसमें युद्ध में खर्च हो गए हैं। तो अब आप कह रहे हो उस बात को समझो कि अगर जो आने वाली जो पीढ़ी है अगर वो उतने पावरफुल नहीं हुई, वो कहते हैं कि उसके उत्तराधिकारी इतने शक्तिशाली नहीं हुई, तो वो उस कम रिसोर्सेज में जीवन यापन नहीं कर पाएंगे या फिर उसको बढ़ा नहीं पाएंगे, तो फिर उसका एक मतलब राज्य का पतन होना एक स्वाभाविक सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, कुछ कुछ कारण कहते हैं कि ये अपने बाढ़ वगैरह आई थी, जो यूपी बिहार में आज भी बाढ़ आती है ना, बाढ़ ये आज से नहीं आ रही, बहुत टाइम से आ रही है। तो बाढ़ के कारण वहाँ के जो राज्य है उसकी आर्थिक स्थिति बदहाल हो गई थी, और वहां पर क्या कह रहे हो कि आप समझो कि उस बाढ़ ने एक बहुत बड़ा कारण बना उसके गुप्त साम्राज्य के पतन का। ठीक है, और वाकाटक से कंपटीशन एक तो ये भी कारण बोल जाता है। मालवा में यशोधर्मन था, उसने अपनी पावर को एक्सपेंशन कर रहा था, तो वो भी एक कारण माना जाता है। सामंतवाद जो मैंने आपको कह रहा था, सामंतवाद और गवर्नर जो इनडायरेक्ट कंट्रोल की बात मैंने कहा था, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या कारण था। कि एक कारण ये भी था कि ये पतन कारण बना, तो सामंतवाद जब आया, ठीक है, गवर्नर थे जो इनडायरेक्ट कंट्रोल कर रहे थे, तो उनको आई थी लालच की भावना कि भाई साहब देख, वो राजा के पास इतना कहाँ टाइम है कि भाई साहब हम देखें, वो यहाँ भी देखेगा वहां भी देखेगा, वो अपना उधर का संभाल ले, नॉर्थ में संभाल ले या फिर कहीं भी संभाल ले, तो अपना जहाँ पे वो पर्टिकुलर डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है वही बड़ी बात है, और इधर उधर तो क्या मत्था मारेगा। तो वो कहते हैं कि उसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि हम हो गए इंडिपेंडेंट, हम आपके अधीन नहीं आते, अगर आपको यह हमसे राज्य लेना है, पहले तो ऑब्वियसली जो राजा है वही सामंत को देता है ना पर्टिकुलर कि आप इसके ऊपर कंट्रोल करो। ठीक है, तो उन्होंने जब वो इंडिपेंडेंट होने लगे, जब वो इंडिपेंडेंट हो गए, तो अब ये पतन का, क्योंकि अब कॉन्फ्लिक्शन आने लगा क्योंकि इंडिपेंडेंट हो गए, तो अब वो कहते हैं कि अब अगर आपको हमसे ये राज्य लेना है तो आप
हमसे क्या करो, युद्ध करो। तो मतलब जो केंद्रीकरण शक्ति थी वो अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। जो बढ़ने लगी थी तो वो एक बड़ा कारण बन गया था, ठीक है, कि ये एक बड़ा कारण बन गया था कि इसके पतन का, ठीक है। तो मतलब हमने पढ़ा हुनों का आक्रमण पढ़ा, हमने देखा कि सामंतवाद या फिर आप कह दो कि गवर्नर इंडिपेंडेंट घोषित होने लगे, जिससे कि डिसेंट्रलाइजेशन हुआ और डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पाया और वो राज्य संतुलित हो गए, ठीक है। जिससे कि वो राज्य जो जीता हुआ एक्सपेंशन जो था उनके राज्य का, साम्राज्य का, वो कम होने लगा, ठीक है। फ्लड्स हमने एक रीजन पढ़ा और हम देखा कि जो छोटी मोटी जो विदेशी शक्तियां हैं या फिर जो मालवा में जो यशोधर्मन है या फिर जो वाकाटक के साथ जो कंपटीशन चल रहा था वो भी एक कारण बना इसके गुप्त साम्राज्य के पतन का, ठीक है। और कुछ विदेशी शक्तियां थी जो कि धीरे धीरे बार बार अटैक वगैरह करती रहती थी, जिसके कारण वो युद्ध में उलझे रहते थे और रिसोर्सेज का क्या होने लगा, नुकसान।